सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाजरीन, महंगाई का जिन है कि काबू में नहीं आ रहा और रातों रात अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया है। और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि अपोजिशन शदीद एहतजाज कर रही है। ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी में शदीद हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, शेम शेर के नारे लगाए गए और यही मुतालबा किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि इस इजाफे को वापस लिया जाए, हम इसको मुस्तरद करते हैं। जबकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि दुनिया भर में महंगाई हो रही है, हमारे मुल्क में कदरें कम है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब PTI उस्मान सईद बसरा साहब ने हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और शौकत पराचा साहब एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपका भी। सबसे पहले मैं शौकत साहब आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपको कुछ वजह समझ आई है इतना सीक्रेटली आधी रात को ये पेट्रोल बॉम्ब गिराना, इसकी वजह आपको क्या समझ आ रही है? काफ़ी है मेरा रिस्पॉन्स। भाई आपने महंगा करना है, आपने अगर आप जैसे वज़ीर आज़म साहब आज भी कह रहे थे कि तेल महंगा हुआ है और हमने GST कम किया है। मुज़म्मिल असलम साहब जो तर्जमान है वज़ारत ख़ारजा के, उन्होंने वजूहात दी। आपके पास सॉलिड वजूहात थी तो आप दिन में ही ये नोटिफिकेशन कर देते या जिस तरह यूजुअली शाम को होता है कर देते। ये खामखा हुकूमत ने अपने ऊपर एक और दब्बा दाग लगवाया है कि रात के अंधेरे में यानी हम जागे हैं तो पता चला कि जी पेट्रोलियम प्राइस बढ़ चुकी हैं, और वो भी हमें पता चला जब अपोजिशन की मजम्मतें आ रही थी तो मालूम हुआ। यानी एक तो आपने बढ़ाना है, लोगों की ज़िंदगी अजाब में आनी है, और उसके बाद फिर आप छुप के वार कर रहे हैं। तो टाइमिंग का जो आप एलिमेंट कह रही हैं, टाइमिंग मेरे ख्याल में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्प्लीकेशन इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि कुछ भी हो, जितनी भी तौज़ीआत दे दी जाए कि कोरोना ज़्यादा हुआ, दुनिया में तिजारत नहीं रही या दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई, सब कुछ अपनी जगह पर है। वो एक बुक के हवाले से जिसे किताबी बातें कहा जाता है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो तो बहुत ज़्यादा है ना। वो जितना भी आप वजाहतें पेश कर दें और उसमें जेन्युइन वजाहतें हैं कि दुनिया में पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं और ये पहली दफ़ा नहीं बढ़ी, मादी में भी बढ़ती रही हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट होता था उसके लिए कुछ ना कुछ इंतजामात किए जाते थे। और यानी ये तो $85 पर बैरल है। पीपल्स पार्टी सही में ठीक है। शौकत साहब आपका पॉइंट आ गया, आपकी तरफ में आऊँगी। आप ये बोल रहे हैं कि रात की तारीकी वैसे सच इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उस्मान सईद बसरा साहब, इस वक्त ऑपोजिशन को तो आप लोगों के खिलाफ बोलने का बहुत सारा मौका भी मिल गया और उनका तो सिंगल पॉइंट एजेंडा है और वो है कि अवाम महंगाई से परेशान है और इसके लिए वो सड़कों पर निकलेंगे, अवाम को निकालेंगे। तो अब इस सारी सिचुएशन में आपकी गवर्नेंस पे बात हो रही है। आप लोगों ने बोला था कि घबराना नहीं है, थोड़ा सब्र करें। ये सब्र कब तक चलता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपके सवाल के अंदर ही इसका जवाब मौजूद है। और अब तो हम टेलीविजन के ऊपर और पाकिस्तान के आम लोगों से बात करके खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको बता दिया और अब आम लोग भी इसको समझते हैं। ये जनरल पब्लिक जो नीचे, हम जब अपने हलकों में हैं, लोगों के साथ इन टच हैं, लोगों को मालूम है कि तेल की ये प्राइस और जो महंगाई है उसका पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के हुकूमती इंतजाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आम आदमी भी समझता है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं पिछले 8 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर दुनिया में ट्रेड हो रही हैं। पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर सकती थी? पाकिस्तान की हुकूमत ये कर सकती थी, देखिए आज कल भारत ने 5 रुपए जो सेल्स टैक्स है वो पेट्रोल की जो मसनूआत के ऊपर कम किया है। उस्मान साहब, बड़ी माजरत के साथ मुझे आपको थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई पर शोर मचा हुआ है। अभी फ़खर इमाम साहब और फवाद चौधरी साहब ने न्यूज़ ब्रीफिंग दी है, मीडिया को बताया, उनके सवालात के जवाबात भी दिए और यही कहा गया है कि अवाम को मुकाबला करना होगा,
मुश्किल वक्त है, निकल जाएगा। और जहाँ तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बात है, उस पर उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि इसमें हम लोग हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं करते, ये पूरी दुनिया में ही कीमतें बढ़ती हैं तो बढ़ाना पड़ती हैं। अब मैं इसी पर बात करूंगी। सेनेटर राना मकबूल साहब हमारे साथ हैं नून लीग से, और जवाद अहमद साहब चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राना साहब आपकी तरफ आती हूँ, आज जो ये ब्रीफिंग दी गई है, अच्छा मैं राना साहब की तरफ जाऊंगी। जवाद साहब, आपने बाय किया इस आर्ग्यूमेंट को जो फवाद साहब की तरफ से दिया गया है? देखिए, मेरे बाय करने से क्या होता है, मैं तो मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मैं भूखा नहीं मर सकता कम से कम, या मैं एक भूख की लकीर या गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं गिर सकता। जवाद साहब, आप एक गरीब आदमी के लिए अपने दिल में दर्द रखते हैं, तो आप, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। लेकिन जो उनका हाल है वो मैं आपको बता नहीं सकता। मैं चूंकि उन लोगों के साथ ही डील करता हूँ सारा दिन। हमारी पार्टी जो है वो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास यानी मेहनत कशों मजदूरों के साथ और लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है। हम समझते हैं इनको सियासत में लाना चाहिए, इसलिए हम इन्हीं के साथ काम करते हैं। इन लोगों के पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये अपने घर में अच्छा खाना खा सकें, राशन ला सकें, बिल दे सकें। तो पहली तालीम और सेहत इनके हाथ से निकली हुई थी। अब आपने उनको बिल्कुल ही वो कहते हैं कोने में लगा दिया है इस मुल्क के अंदर। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना कि आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और ये वो, पहले वो तो बर्दाश्त करें ना। इमरान खान इतनी बातें करते हैं मदीना की रियासत की, वो आगे तरह 5 मरले में रहे ना, वो 10 मरले में रहे, 300 कनाल से बाहर निकले, 14 जदादें अपनी जो है वो वक्फ करें पाकिस्तान के खजाने में, उसके बाद आप इस तरह की बातें करें। इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये लोग जिस तरह रहते हैं लेविशली, ये हमारे हुक्मरान बन के समझते हैं कि ये जो कौम है कि उनकी तरह रह रही है। और भाई आप तो इस मुल्क की रूलिंग क्लास है, हुक्मरान तबका है जो कि 1-2% भी नहीं है। और ये वो लोग हैं जो अरबपति खरबपति लोग हैं। इमरान खान अरबपति हैं, नवाज शरीफ खरबपति हैं, आसिफ जरदारी खरबपति हैं, और इनके साथ इर्द गिर्द भी जितने लोग हैं वो भी सारे ऐसे हैं। तो ये हमें बताएंगे कि यही बड़ी बात है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, वरना मेरे पास तो ऑप्शन था, मैं पाकिस्तान से बाहर ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन मुझे अपने पाकिस्तानियों का ख्याल था, तभी मैं आया, मैंने पार्टी बनाई, मैंने कोशिश की, और मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तब्दीली आएगी, बदलेंगे पाकिस्तान को। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। पहले मेरी बात सुन लें, ये आपने जो बात की है सारी सरासर गलत है। पहली बात ये है कि वजीर आजम नहीं बन सकते थे ना वो, जो उनको लालच था शुरू से, जो अपने बाल बच्चों को भी कहते थे मैं बन के दिखाऊंगा, पता नहीं कितनी बार टीवी पे बोला आके। ये पहली बात तो ये है कि वजीर आजम इसी गरीब मुल्क के लोगों को बेवकूफ बना के वो बन सकते थे। इंग्लैंड में तो बेवकूफ नहीं बना सकते ना किसी को, तो अगर वह शरीयत भी ले लें। दूसरी बात ये है कि क्या उनके बच्चे यहाँ रहते हैं? ये तो सारी जो कहते हैं ना खानदान ही जो है वो इंजॉय कर रहा है, वो वहां पे हैं। वो कहते हैं 5 घी में सर कढ़ाई में। इमरान खान का तो वो हाल है कि बच्चे बाहर हैं, खरबपति बच्चे, और वो बाहर रह रहे हैं और वो वहां पे इस्लामी तरीके से पल रहे हैं। ये जो हमें कहते हैं हम उनकी बातें क्या मान ले? ये जो पहली सादा लोग कौम जो है, भोली कौम, पहले इनकी बातें सुन सुन के पता नहीं क्या लगता था, जनाब क्या बात है, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। अब लग गया पता सबको कि किस तरह के आदमी है, कितने बड़े झूठे और धोखेबाज आदमी है। और जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, मदीना की रियासत की बात करते हैं, क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब वो बने थे मदीना के रियासत के खलीफा, तो क्या उन्होंने ये अरबपतियों की तरह रहे थे? वो उन्होंने तो कहा था कि मैं एक मदीने के मजदूर की उजरत दूंगा, और अगर मुझे लगा कि ये इसमें मैं नहीं रह सकता तो मैं मदीने के मजदूर की उजरत बढ़ा दूंगा। इन लोगों को शर्म नहीं आती? ऐसे लोग इस तरह के लोगों की बातें करते हैं, उस दौर की बातें करते हैं, और रहते ये 300 कनाल में है, इनकी लेविश जिंदगी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा तजाद है। अच्छा, राना साहब से भी पॉइंट ले लेते हैं। राना साहब, उन्होंने ये भी कहा है फवाद साहब ने कि ये इतने सालों की गंद है, बिगाड़ है, आप क्या समझ रहे हैं कि 3 सालों में ठीक हो जाएगा? उन्होंने ये बात भी कही है, और उन्होंने ये कहा है कि भाई आप लोगों ने ही मकरूज किया हुआ था, जिसकी वजह कह रहे हैं ना, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि 2 खानदान लूटा हुआ पैसा वापस कर दे, सारी खाने पीने की चीजों की कीमतें आधी कर दूंगा। देखिए ये सारी बहानेबाजी है, ये सब बहानेबाजी है, और इनके पास कोई दलील नहीं है, ना काबिलियत है, ना सलाहियत है, ना वो डेडिकेशन है, और ना वो कमिटमेंट का लेवल है। दे ओनली नो हाउ टू प्ले टू द गैलरी, और दुश्मन तराजी कैसे करनी है। आप जो डिक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, अल्लाह माफ़ करे, आप बात करें तो उसके साथ ही गालियों की एक टेप चल पड़ती है। कोई क्रिएटिव काम नहीं ये कर सके। आपने देखा है हर पॉलिसी जो है फेल हो गई है, और मुझे तो दिल धड़कता है, तकलीफ़ से ये देख रहा हूँ कि जो नेक्सस ऑफ ईविल है,
जिसमें 3 पावर्स शामिल हैं जो इस मुल्क के पीछे हैं, जो इस मुल्क का एटॉमिक आर्सेनल के पीछे हैं, ये लोग उनके हाथों में खेल रहे हैं। अब ये IMF की स्टैंगुलेशन जो है, इसका आप रिज़ल्ट देखेंगे कि क्या क़यामत आती है। उनका टारगेट ये है जिस स्टेट को फ्रॉम विद इन टारपेडो किया जाए और इस आर्सेनल को एवैक्यूएट किया जाए। इस खतरे को हमें महसूस करना चाहिए। हम रशिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं। देखना ये है कि जिस तरह ये इस मुल्क की तकदीर के साथ खेल रहे हैं और सिर्फ बातें करते हैं। अभी जैसे जवाब साहब कह रहे थे, रियासत मदीना का कोई रेप्लिका है, क्यों ये रियासत मदीना का बार बार नाम लेते हैं? कुछ लोग तो मैंने सुना वो तकलीफ़ में जो बुज़ुर्ग जो हैं वो कहते हैं ये रियासत मदीना है, इन्होंने तो रियासत कूफा बना दी है। जितना जुल्म है, इतना चीर फाड़ है जो पिछले दिनों यहाँ हुआ लाहौर, उसके इर्द गिर्द आपने देखा ही है। मुझे वो अलामा का शेर याद आता है कि किसे खबर कि लेके चिरागे मुस्तफ़ी जहाँ में आग लगाती फिरेगी बूल्हा भी। सही। तो नाम मुस्तफ़ा का, काम बूल्हा वाले, इसलिए इस कॉन्ट्रडिक्शन को जो लेकिन यहाँ पर देखिए राना साहब, एक जो अवाम है इस सारी सिचुएशन में अवाम परेशान है। मैं जवाद साहब आपसे ये पूछूंगी, अब एक तीसरी जमात हुकूमत में आई, वो ये बोलती है कि हम लोग बेबस हैं, हम लोग हेल्पलेस हैं, ये पिछले जो गए हैं ये उनका बिगाड़ है जिसको ठीक करने में वक्त लगेगा। तो इस अवाम को फिर ऑन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? फिर जब ये भी ये कह के निकल जाएंगे तो फिर इंसान उम्मीदें किससे लगाए? ये गरीब बंदा किससे तवक्कुआत लगा के बैठे? फिर मेरा अपना ख्याल है कि अब लोगों को ऐसे तो समझ आ रही है कि इस मुल्क के अंदर एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कि आम लोगों के लिए खड़ी हो। जैसे इंग्लैंड में लेबर पार्टी है, मिडिल क्लास मेहनत कश उसके अंदर जो है वो फंड देते हैं, वही इलेक्शन लड़ते हैं, वही आगे जाते हैं। ट्रेड यूनियन उसको फंड करती हैं, ट्रेड यूनियन उसको सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान में चूंकि इस तरह की एक मूवमेंट नहीं हुई, बड़े अरसे से कोई तहरीक नहीं चली जो आम लोगों को यूनाइट करे पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर। बराबरी पार्टी यही करने आई है, लेकिन देखें जो ये कर रहे हैं ना इस वक्त, ये तो मजाक सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बनवा रहे, ये पूरी कौम को जिंदा दरगोर कर रहे हैं, ये इनकी कब्रें बना रहे हैं। इनकी नस्लें जो है वो अगली गुर्बत और मुफलसी के अंदर रहेंगी। इनके तो स्टंटेड ग्रोथ होगी, इनके तो बच्चे जो हैं वो खाना सही नहीं खा सकेंगे, तो उनके तो ज़हनी सलाहियत भी नहीं होगी, जिस्मानी तो छोड़ें। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम जो देना है ये बंद होना चाहिए। अब अवाम को इस पूरी क्लास के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तबकाती तौर पे और सियासी तौर पे, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि इधर कुछ होने वाला है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में ये अलमिया है, ये अलमिया है। सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि जब इलेक्शन होने वाला होता है फिर वही इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, वही पुराने खिलाड़ी मैदान में आ जाते हैं, वही पुरानी कारकर्दगी, वही पुरानी बातें, और अवाम बस मुंह ढकते रह जाते हैं। जी, और इमरान खान ने तो स्पेशली ही सोल्ड हिज सोल टू द पावर्स टू बी, वो कहते हैं ना, जिस तरह उन्होंने अपने साथ किया वही अब उनके साथ हो रहा है। उन्होंने अपना पूरा अबाउट टर्न किया, जिसको वो यू टर्न कहते हैं, और कहते हैं मैं बड़ा समझता हूँ कि अच्छा काम है, बड़े लोग करते हैं। लेकिन ये जो यू टर्न लिया इन्होंने, कि उन्होंने पूरी अपनी पार्टी को कहा था जी कि आम लोगों की बनाऊंगा, और इन्होंने सिर्फ इसमें आने के लिए, वज़ारत उज़्मा में आने के लिए इन्होंने वो पूरा चेंज कर दिया और इलेक्टेबल्स की सियासत शुरू कर दी। तो वो तो उन्होंने जो मंजिल तय जो की थी वो छोड़ दी, नई मंजिल की तरफ चल पड़े। तो मंजिल तो वही मिलनी थी ना जिस तरफ वो चल रहे थे। मैं तो पहले ही कहता था कि यही होने वाला है। जी राना साहब। जी 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 मैं आज करना चाहता हूँ कि ये इतने नासमझ हैं, जान के कर रहे हैं, इंटेंशनली करते हैं। रोज़ हमें सुनाया जाता है कि पेट्रोल जो है हिंदुस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से सस्ता है। कभी इन्होंने ये देखा है कि हिंदुस्तान की जो डॉलर है वो 75 रुपए में है और बांग्लादेश का डॉलर 85 रुपए में है। सही। जो इन्होंने अपने डॉलर का हाल किया है, जब 12 रुपए पहले गिरा था अपना रुपया और 12 रुपये अप्रिशिएट हुआ डॉलर, तो पीएम साहब ने कहा तो मुझे तो इल्म ही नहीं था। अब फिर 12-15 रुपये हो गया है। तो जब ये इल्म की कैफियत हो तो चीज़ों को क्लिंच कैसे किया जा सकता है? तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये चीज़ों से पूरी तरह ग्रैपल नहीं कर रहे। पुरानी हुकूमतों ने, भाई पुरानी हुकूमतों की आप बात करें, नून लीग की हुकूमत ने आपको एटॉमिक पावर बनाया, आपकी एटॉमिक कैपेबिलिटी है, उसको आप तरक्की के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
आपको देखिए आप सिक्योरिटी के राणा साहब लिहाज अगर से ये बात impregnable करेंगे बनाया। अगर ये बात करेंगे फिर तो मियां साहब को अगर इतना दर्द था अवाम का, अपने मुल्क के लिए इतना एहसास था, तो उनको दरमियान में होना चाहिए था। वो यहाँ पर मौजूद होते और यहाँ पर बैठ के फैसले करते, अवाम के लिए सोचते। वो बाहर हैं, सियासत वहाँ से बैठ के हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही चल क्या रहा है उनकी अपनी पार्टी के अंदर। मैं यहाँ पर ये आपसे जवाब साहब पूछना चाहूँगी। मैं ये भी आपको मैं अर्ज करता हूँ, मुझे मौका दें आप थोड़ा सा। अब बात ये है कि जो आप फरमा रही हैं कि यहाँ होते, आपको पता है कि यहाँ इंसाफ होता है? जो उनके खिलाफ केस किया गया है, जिस लेवल पे हुआ है कि जी ये तनख्वाह नहीं ली तो प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दो, ये उन अमाल की सजा है। अदालतों पे ट्रस्ट नहीं जो है। इतनी गुर्बत और अफलास फैल गया है। जी तो आप क्या समझती हैं? कोई आपको नहीं पता? हर एक को पता है। क्या जस्टिस मुनीर की मैं अदालत पे ट्रस्ट कर लूँ? जस्टिस इरशाद हसन खान की अदालत पे ट्रस्ट कर लूँ? शेख अनवारुल हक की अदालत पे ट्रस्ट कर लूँ जिसने भुट्टो को जुडिशल मर्डर किया था? ये बातें हमें प्रैक्टिकली देखनी चाहिए। ये एक अलग टॉपिक है, अगर हम इस पे बहस करना शुरू करेंगे तो इसमें टाइम सारा निकल जाएगा। अलग टॉपिक है बिल्कुल। मैं आपने चूंकि बात की है, मैं इसलिए अब उनकी आप देख लें, उन्होंने इनको मोटरवेज दिए जो मुल्क की शान है। मेरी बात सुन लें जी। उन्होंने इनको एनर्जी प्लांट लगा के दिए जिससे बिजली निकल रही है। ना ये बिजली को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ये लाइंस एंड लॉसेस कम कर सकते हैं। इनकी जो साइंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो इतनी ज़्यादा पुअर और इतनी ज़्यादा लो लेवल की है कि ये चीज़ों को नहीं संभाल सकते। इसका एक हल है कि खुदा हाफिज कहें और इलेक्शन कराएं और मुल्क को किसी और के हाथ में दें जो इसको हैंडल कर सके। वरना हमारी कौम नहायत सीरियस खतरा से खेल रही है। सही। अच्छा जवाद साहब, अभी जब से ये प्राइसेस, जैसे कि वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया, खुद ही कह दिया था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली, और ये भी बता दिया था कि गैस की भी बढ़ेंगी, बहरान आने वाला है। इस सिचुएशन में आपको याद होगा जब पहले बजट आया था तो हम जीडीपी के रेट को देख के ही हैरान हो गए थे कि वो जो माइनस में था वो एकदम कैसे इतना अच्छा हो गया, मैजिक हो गया कोई। जिसके बाद हमने बातें सुनी बम्पर क्रॉप की कि गंदम की इतनी ज़बरदस्त, गन्ने की इतनी ज़बरदस्त फसल हुई है कि बस ज़बरदस्त बात हो गई है कि हम लोग मालामाल हो गए। आज चीनी आप देख रहे हैं 150 रुपए किलो पे पहुंच गई है। गंदम के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी बहरान आने वाला है। तो वो कहाँ गई बम्पर क्रॉप? देखिए बम्पर क्रॉप तो डेफिनेटली हुई होगी। पाकिस्तान बड़ा जरखेज मुल्क है, लेकिन बम्पर क्रॉप ये होती उनके लिए जो क्रॉप्स का कारोबार करते हैं। ये उनके लिए नहीं होती जो क्रॉप्स को काटते हैं, बोते हैं और फिर उनको खाते हैं। ये एक पूरा एक माफिया है जो पहले एक्सपोर्ट करता है, फिर इंपोर्ट कर लेता है। एक्सपोर्ट में भी पैसे कमाता है, इंपोर्ट में भी पैसे कमाता है। और माफियाज का इमरान खान कुछ नहीं कर पा रहे। मुझे याद है एक दफा बहुत पहले एक सैलाब का एक मामला था, मुल्क में सैलाब आए हुए थे, तो मैं इमरान खान के साथ बैठा था। उस वक्त में पार्टी नहीं थी हमारी, तो मैंने उस वक्त कहा कि जी टिम्बर माफिया सारे दरख्त काट के खा गया है, इसलिए सैलाब आते हैं, लैंड शिल्टिंग होती है और वगैरह वगैरह। तो इमरान खान ने कहा कि जवाब जब मैं आऊंगा तो आप देखना सारे माफियाज को देख लूंगा। अब आप मुझे बताएं, इनको इतना अरसा हो गया। इस पे तो फिर वो बात है ना, वो चीनी कमीशन एक रिपोर्ट उसकी आनी थी और सारे मिल्स मालिकान को लाइन हाजिर किया गया था। कहाँ गई वो रिपोर्ट, कहाँ गया वो कमीशन, कहाँ गई वो तहकीकात? वो इनके अपने लोग हैं ना। देखें असद उमर ने एक दफा एक बात की थी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर फ्लोर पे कहा था कि अगर हम चीनी का बहरान हल करना चाहें तो हम यहाँ पार्लियामेंट में ही इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि सारे चीनी के जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हैं, सारे चीनी के जो माफिया है। और ये असद उमर ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। बात करो तो आप वो कहते हैं कि वो तो जरदारियों की और शरीफों की मिले हैं, हमसे आप क्या पूछते हैं? वो तो आपको उनसे पूछना चाहिए। खैर ये वही बात है कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि अवाम परेशान है और बारहा एक सर्कुलर डेट होता है ना, एक सर्कुलर डेट होता है और ये सर्कुलर बेट्रेल है। ये सर्कुलर बेट्रेल का मतलब ये है कि कुछ भी कर ले इन्होंने आखिरकार धोखा ही देना है और उसकी कोई ना कोई तौजीह निकाल लेनी है। और ये आखिरकार वहीं आते हैं कि जी ये इल्जाम उन पे दे के बरूज़ होने की कोशिश करते हैं। हुकूमत ये चला रहे हैं, जवाद साहब अल्लाह ही हाफिज़ है। सब यही कहा जा सकता है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मैं आप दोनों साहिबान का शुक्रिया अदा करती हूँ। राना साहब टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, वरना मैं जरूर करती इंशाल्लाह। फिर कल परसों में मौका मिला तो आपसे फिर से बात करेंगे। नाज़रीन इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।